नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई पाठशाला पे। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग आज अपनी अग्नि परीक्षा के दूसरे दिन से गुजरने वाले हैं। तो कल की तरह आज फिर हम लोग रात 10 बजे फिर 10 सवाल पे बातचीत करेंगे। 10 सवाल वो जो कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में टकरा सकते हैं आपसे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि वो 10 सवाल आज होंगे सिर्फ इतिहास से। मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन एक टॉपिक के 10 सवाल, कोई भी एक मुद्दा होगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, कुछ भी होगा, एक सब्जेक्ट होगा और उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, वो आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो आज के इस सेशन में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 10 सवालों की सीरीज। तो इस 10 सवाल की सीरीज का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा और इसका जवाब भी सोच के बैठिएगा कि जवाब क्या होगा। यस, आज का टॉपिक इतिहास पर है। क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताएं। यस, क्वेश्चन है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले, सिंध ये जो है आपके भारत पर अरबों के आक्रमण की कहानी है। बेसिकली आपको अगर याद हो तो सिंध ही वो क्षेत्र रहा जहां से अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। और ये आक्रमण जो पहला हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और जब ये आक्रमण हुआ उस समय सिंध का शासक था दाहिर। कौन था सिंध का शासक? दाहिर। और आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था ये आपको डिसाइड करना है। अब तक आपने सोच लिया होगा, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, यहीं से भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। क्लियर? इस युद्ध में दाहिर की नाकारापंथी के कारण मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर कासिम ही रहे होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, जो आज की परीक्षा का दूसरा सवाल होगा। सुल्तान महमूद कहां का शासक था? पारस का, गजनी का, लाहौर का या अरब का? तो बेसिकली अगर आप महमूद के बारे में जानना चाहें तो ये यामिनी वंश का था। किस वंश का था? यामिनी वंश का था। और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। लेकिन इसके आक्रमण का लक्ष्य था सोमनाथ मंदिर। क्या था? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर ये है कहां और उस समय कहां था? ये आज भी भगवान शंकर का मंदिर है, गुजरात में है। और तब भी ये गुजरात में हुआ करता था। क्लियर? तो इसका टारगेट था, लेकिन इसका अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 में। कब? 1027 में। तो 1001 से लेके 1027 के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया था सुल्तान महमूद ने। ठीक? और ये 1027 का जो आक्रमण था वो था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो हुआ ये हुआ है 1025 ईस्वी में। कब हुआ है? 1025 ईस्वी में। और ये महमूद गजनवी नाम से जाना जाता था। तो गजनवी क्वेश्चन में हाइफन है, इसीलिए गजनवी शब्द गजनी से बना है, क्योंकि ये गजनी का रहने वाला था। गजनी इन द सेंस ऑफ अफगानिस्तान का एरिया है बेसिकली। तो ये गजनी का शासक था। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर भी होगा गजनी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है गजनी। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में
पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो पहली बात तो यह बता दें कि यहीं पर लिखा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई, इन द सेंस तराइन में दो लड़ाइयां हुई हैं। तो दोनों लड़ाई कब कब हुई है यह वर्ष भी पूछा जाता है। तराइन की पहली लड़ाई हुई है 1191 ईस्वी में, दूसरी हुई है 1192 ईस्वी में, बैक टू बैक। और इसमें जो दो पक्ष लड़ने वाले थे, इसमें आपने देख लिया, एक है पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज के साथ कभी कभी ये पूछा जाता है पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय या तृतीय, तो ये पृथ्वीराज तृतीय हैं। क्लियर? और बेसिकली देखा जाए तो गौर वंश के लोग थे जो इस लड़ाई में भाग लिए। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी। क्या होगा? मोहम्मद गोरी ने हराया था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान को पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया था। 1191 में मोहम्मद गोरी हारा पृथ्वीराज चौहान से, और 1192 में ये जो है जीता। और यहीं से आपके यहां सल्तनत काल की स्थापना शुरू हुई, क्योंकि यही वो शासक है, यही वो विजेता है जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। और बेसिकली अगर आप यहां पर क्लियर करना चाहें तो मोहम्मद गोरी का यह पहला या दूसरा आक्रमण नहीं है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया है 1175 ईस्वी में। ठीक, कब आक्रमण किया? 1175 ईस्वी में। और यह आक्रमण हुआ उसका मुल्तान पर। कहां पर हुआ था? यह आक्रमण हुआ था मुल्तान पर। उस समय मुल्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद गोरी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यस, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो 75 में तो मुल्तान पे आक्रमण हुआ, लेकिन ये जो हारा मोहम्मद गोरी, वो हारा 1178 में। कब? 1178 में इसने हमला किया था। और वो हमला कहां पर हुआ था? कौन बताएगा? जल्दी से सोचें। यस, बेसिकली ये हमला हुआ था, मूल राज भी नाम था उस शासक का, मूल राज नाम से भी जाना जाता था। और ये हमला हुआ था, मूलराज उस समय गुजरात का शासक था। तो उसका एक नाम मूलराज है, लेकिन इस क्वेश्चन के विकल्प में मूलराज नहीं है। तो यहां पर बघेल भीम लिखा हुआ है, ये इसी का नाम है। इसे भीम सेकंड नाम से भी जाना जाता था। तो पहली बार यहां पर हराया गया मोहम्मद गोरी किसके द्वारा? बघेल भीम या भीम सेकंड या मूलराज के द्वारा। और मूलराज गुजरात का शासक था। यह युद्ध हुआ था 1178 में। क्लियर? अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिल्ली सुल्तान का शासन कब से प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान नहीं बल्कि यहां पर दिल्ली सल्तनत सही होगा। तो दिल्ली सुल्तान की जगह आप लोग भी इसे सल्तनत कह लें। दिल्ली सल्तनत का शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1106, 1206, 1306 या 1406? तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, इसके शासन की बात करें, तो यहां पर मोहम्मद गोरी जो आता है वो 1192 में तो जीत लेता है। लेकिन यहां पर जो है दिल्ली सल्तनत को स्टेबल करने की अगर बात की जाए तो वह शुरू होती है ऐबक के कार्यकाल से। किसके? ऐबक के कार्यकाल से। क्योंकि मोहम्मद गोरी 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब 1206 में मृत्यु होती है तो ऐबक उसके उत्तराधिकार के रूप में आता है। और ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ये शासन करता है। उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, तमाम और शासक आएंगे, रजिया आएंगी, तो आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ 1206 और शासन करने वाला पहला व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? तो मैक्सिमम लोगों का आंसर भी 1206 ही था। ठीक? यस। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गोरी वंश? तो गुलाम वंश के बारे में तो मैं जहां तक समझता हूं
कि ये 1206 से लेके 1290 तक, क्योंकि गुलाम वंश की नींव तो ऐबक ने डाल दी और ये 1290 तक शासन करते रहे। ठीक है, अब बात करिए सैयद वंश की। तो सैयद वंश का शासन भी हुआ भारत में, और वो शासन हुआ 1414 से। कब से? 1414 से शुरू हुआ और 1451 तक चला। कब तक? 1451 तक। अब एक बचा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने भी भारत पर शासन किया है, दिल्ली सल्तनत का अंग वो भी रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और वो 1290 से शुरू होता है। कब से? 1290 से शुरू होता है और जाता है कब तक? ये जाता है 1320 तक। तो 3 वंश तो हमें मिल गए, 3 विकल्प जो शासन में दिखाई दे रहे हैं। चौथा बचा सिर्फ गोरी, क्योंकि गोरी यहां आक्रमण जरूर किया था, शासन यहां नहीं किया। सल्तनत काल की स्थापना की गई ऐबक के द्वारा। क्लियर? गोरी यहां शासन का कार्य नहीं किया था, तो गोरी वंश का शासन यहां नहीं था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बेसिकली जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया गया, ये एक संस्कृत विद्यालय को गिरा करके बनाया गया। ठीक, तो पहली बात ये क्वेश्चन आता भी है, याद रखिएगा कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले क्या था? ये पहले था संस्कृत विद्यालय। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और इसी विद्यालय को गिरा करके मिस्टर किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया? झोपड़ा। बिल्कुल ठीक, ये झोपड़ा कैसा था? ये 2.5 दिन में बनके तैयार हुआ था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा। ये झोपड़ा शब्द संबंधित है किससे? यह 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद के रूप में बनाई गई। तो ये रहा आपके अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर बेसिकली है कहां? अजमेर बेसिकली है राजस्थान में। क्लियर? तो दैट इज द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करते हैं। यस, ये रहा अगला सवाल, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया? भाई कई लोगों ने मेहनत की है इस कुतुब मीनार पे। बेसिकली ये कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मृति में नहीं बनवाया गया है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको अपना श्रद्धेय मानता था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में बनवाया गया। और इसकी शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में। तो ऐबक का कार्यकाल आपका कब से कब तक है? यह है 1206 से 1210 के बीच में। तो निर्माण कार्य शुरू हुआ यहां पर, लेकिन ऐबक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाया। ठीक, और इसका निर्माण कार्य करवाया गया पूरा इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश, जो इसका उत्तराधिकारी था, इसका दामाद भी था। बेसिकली एक गुलाम था ये, लेकिन इतने कर्तव्यों से उस दास्ता से मुक्त कर दिया गया था इल्तुतमिश, तो स्वतंत्र हो चुका था ये। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया और यही जो है आपके क्या बोलते हैं कुतुब मीनार, फिरोज तुगलक के शासनकाल में क्षतिग्रस्त हो गई। इन दोनों ने मिलकर इसकी 4 मंजिल बनवाई थी। कितनी? 4 मंजिल बनवाई थी। और उन 4 मंजिलों में चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई, और क्षतिग्रस्त हुई थी किसके शासनकाल में? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में जब ये क्षतिग्रस्त हुई, तो उसने 2 मंजिलें एक साथ बनवाई, एक चौथी और दूसरी 5वीं। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई नींव, जो कुतुब मीनार के रूप में जानी गई, ये बेसिकली 5 मंजिलों के बन के तैयार हुई। तो आपका इसमें जो ओरिजिनल सन आएगा, कौन सी शताब्दी आएगी? ये बन के तैयार हो गई थी 13वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं 1206 से बनना ये शुरू होगी। ठीक है, तो ये 13वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, जो 9वां सवाल है इसका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन भी जो है गुलाम वंश का शासक रहा। तो बलबन बेसिकली था क्या? बलबन अपने जीवन काल में 20 वर्ष तक, कितने? 20 वर्ष तक
20 वर्ष तक क्या रहा ये, 20 वर्ष तक ये वजीर रहा, या वजीर को ही आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री। तो 20 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन लास्ट टाइम ये 1266 में ये अपने शासक की मृत्यु के बाद सत्ता संभालता है, और इसका शासक है नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन की मृत्यु होती है कब, 1266 में, और तब जाके ये प्रधानमंत्री से शासक बनता है, सुल्तान बनता है। तो किसका प्रधानमंत्री रहा पद संभालने से पहले, सुल्तान बनने से पहले, ये नसीरुद्दीन का क्या रहा, प्रधानमंत्री या वजीर। क्लियर। तो इस सेशन के लास्ट सवाल पे आते हैं अब, जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला संप्रभुता या प्रभुता संपन्न सुल्तान माना जाता है, या निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की भी इसमें जरूरत है। प्रभुता संपन्न का मतलब क्या होता है, मतलब वो मुक्त है, स्वतंत्र है, और मैंने अभी अभी चर्चा की है कि स्वतंत्र कौन था। अगर जरा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर पा जाएंगे तुरंत कि ये गुलामों की व्यवस्था रही है, गुलाम वंश भी कहा जाता है इसे, काफी दिन जो है कहा गया है। और गुलाम वंश का जो शासक है, जो गुलाम की या गुलामी या दास्ता से मुक्त हुआ, वो व्यक्ति है सबसे पहला, वो है इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश ही क्या होगा आपके यहां, इल्तुतमिश ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। यह संप्रभुता संपन्न था। देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में सत्ता संभाली, तो सत्ता संभालने के साथ इसने मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। इसने क्या किया, मलिक का पद धारण किया, ये पूर्णतः गोरी के सम्मान में, मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया, लेकिन सुल्तान का पद धारण नहीं किया इसने। लेकिन और जो इसने इसके शासनकाल में जो सिक्के वगैरह ढाले गए, उस पर भी इसने अपना नाम वाम अंकित नहीं करवाया। लेकिन इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे दिल्ली सल्तनत का। तो इल्तुतमिश ने पहली बात की सुल्तान का पद धारण किया। क्या किया, सुल्तान का पद धारण किया। ठीक, खलीफा से अनुमति ली सुल्तान का पद धारण करने की, और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए और खुतबे भी पढ़वाए। तो इसीलिए माना जाता है कि पहला ऐसा शासक था जो प्रभुता मतलब सत्ता से संपन्न था, किसी के अंडर में नहीं था। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये रहे आज के नाइट शो के आपकी अग्नि परीक्षा के 10 सवाल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को इस सवाल के उत्तर पता थे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें, जो हर एग्जाम में आपके साथ खड़ा होगा। ओके, तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम पैटर्न पे, किसी नए सब्जेक्ट के 10 सवाल लेके। देखते हैं कल बारी किसकी है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।